महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता है, जो कुछ मिलता है उसकी कीमत होती है। हर कोई जो कुछ देता है बदले में कुछ लेने की चाहत रखता है, फिर चाहे भगवान हो या कि शैतान। गुड़िया को देखकर एक नज़र में मुझे बहुत ही प्यारी लगी। ऑफिस लौटते हुए सड़क पर अचानक एक व्यक्ति को खड़ा देखा जो बहुत सी इसी तरह की चीज़ें, खिलौने और गुड़िया वगैरह बेच रहा था। उनमें से ये गुड़िया थोड़ी अलग सी थी। एक छोटे बच्चे की जितनी आकार की टकली, बहुत प्यारी सी गुड़िया। मन किया तुरंत ही खरीद लूं। वैसे भी मेरी पत्नी मोमिता 7वें महीने से है, अभी अपनी माँ के यहाँ है। मेरे पेरेंट्स तो गांव में रहते हैं, सो मेरे यहाँ उसकी देखभाल अच्छी होनी नहीं थी। उसने वहाँ अपने रूम में बहुत सारे बच्चों की फ़ोटोज़ लगा रखी है। ऐसे में एक आदमकद बच्चे की प्यारी सी गुड़िया पाकर वो बेहद खुश हो जाएगी, इसलिए खरीदने से अपने आप को रोक न सका। मेरे घर पे कालू दादा काम करते हैं। मेरे बचपन से ही वो हमारे घर में है। एक तरह से कह सकते हैं उन्हीं के हाथों में मैं बड़ा हुआ हूँ। और चीनू की अम्मा भी खाना पकाने के लिए आती हैं। अब मौमिता की अनुपस्थिति में वो मुझे इन दोनों के हाथों ही सौंप कर गई है। कालू दादा इस इलाके के काफ़ी पुराने व्यक्ति हैं, यहाँ की कहानियों किंवदंतियों से काफ़ी हद तक परिचित है। चीनू की माँ अभी 2 दिन से नहीं आ रही है, अतः घर के सारे काम कालू दादा ही कर रहे हैं। गुड़िया लेकर जैसे ही मैं घर में घुसा, कालू दादा उसे देखकर बोल पड़े, बाबू का करता एला 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 बाहिर कर दे। कालू दादा कभी कभी भूल जाते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से नहीं हूँ इसलिए अपनी ही भाषा में उत्तेजित होकर वो मुझसे कुछ कह रहे थे। क्या हुआ दादा? बाबू इसको बाहर करिए, इसको घर में मत लाइए। मगर इस गुड़िया में क्या है ऐसा? बाबू ये काली बंगा का अभिशाप है। काली बंगा देवता, शैतान देवता यहाँ का, इसको घर में नहीं रखना चाहिए बाबू। बाबू ये खून की प्यासी होती है, ये आपसे खून मांगेगी। अरे कालू दादा, आप भी कहाँ कहाँ की बातें ले आते हैं। उनकी बातों की अवहेलना करके मैं गुड़िया को घर में ही रख दिया। मगर आश्चर्यजनक रूप से वो गुड़िया मेरे लिए लक्की साबित हुई। अगले दिन ऑफिस जाते ही एक बहुत अच्छी खबर सुनने को मिली। पिछले लंबे समय से यहाँ के एक बड़े से ज़मीन के टुकड़े के लिए मैं केस लड़ रहा था। कुछ ग्राम पंचायत और नगर पालिका के पचड़े में फंस गई थी वो ज़मीन, मेरे पूर्वजों की। एक समय वहाँ पर हमारा बहुत आना जाना था। देवी का एक प्राचीन मंदिर भी होता था, वहाँ पूजा पाठ भी होते थे। मगर फिर गांव के लोगों के साथ कुछ अनबन होने के कारण काफ़ी खूनी संघर्ष हुआ। मेरे पूर्वज अब वहाँ जाना बंद कर चुके हैं। कहा जाता है कि देवी के ऊपर उस समय खालिश सोने के गहने चढ़े हुए थे, मगर इस खूनी संघर्ष के दौरान उन गहनों को बचाने की कोशिश की गई और आश्चर्यजनक रूप से वो गहने गायब हो गए। कहाँ गए किसी को भी पता नहीं चल पाया था। ये जगह भी काफ़ी सालों से केस में फंसी हुई थी, इसलिए अब बिल्कुल जंगल में तब्दील हो गई थी। अचानक इतने साल बाद मैं केस जीत गया, और सिर्फ केस ही नहीं जीत गया,
उस ज़मीन के लिए एक अच्छा खरीदार भी मिल गया। बहुत बड़ा बिल्डर उस जगह को पूरी तरह से साफ करके वहाँ पर बड़ी सी कॉलोनी बसाने के लिए भी तैयार था, और इसके एवज में मिल रहे थे मुझे अच्छे खासे पैसे। मैं तो जैसे आसमान में उड़ने लगा था। खुशी खुशी उस दिन ऑफिस से लौटा। गुड़िया को देखकर प्यार उमड़ आया। बस 2 ही महीने की बात, फिर ऐसी एक प्यारी सी, चाहे बेटा हो या बेटी, मेरी गोद में खेलेगा। अनायास ही उसे अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया। बाप का प्यार उमड़ आ रहा था। गुड़िया थी भी तो इतनी सुंदर। मैं उसे प्यार करने लगा, सहलाने लगा। उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। अचानक कांच के बर्तन के गिरने की आवाज ने मुझे चौंका दिया। पीछे मुड़कर देखा तो कालू दादा खड़े थे। बेचारे के ऊपर काम का बहुत बोझ हो गया है। खाना भी पकाते हैं, चाय वगैरह भी बनाते हैं। अभी शायद मेरे लिए चाय बनाकर ही लाए थे। उन्हीं के हाथों से बर्तन गिरने की वजह से ये आवाज हुई थी। मगर आश्चर्यजनक रूप से वो जैसे कांप रहे थे। उनके होठ को बुदबुदा रहे थे। बिट्टू बिट्टू, एको घर में नहीं रख बेटा, एको घर में नहीं रख, एक अब फेंकिया, हम तो उसे कहते फेंकिया। फिर से वो अपनी ही भाषा में बातें करने लगे। वो जब बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं तो छत्तीसगढ़ी में बातें करने लगते हैं। ये बहुत खतरनाक है बेटा, एका घर में रखना ठीक नहीं है, हम तो उसे कह रहे हैं। दादा दादा क्या हुआ? बेटा काली बंगा का अभिशाप है ये। अरे दादा आप भी ना ये पुरानी बातें मुझसे मत किया कीजिए। अरे ये गुड़िया मेरे लिए लक्की है। आपको पता है हमारी वो जो ज़मीन थी जो इतने सालों से केस में फंसी थी, उसे हम जीत गए। और जीत गए क्या, उसके लिए बिल्डर भी मिल गया। का वो ज़मीन में तो तुम्हारी कुलदेवी का मंदिर रहा, वो को बेच दिए। कुलदेवी का मंदिर पता नहीं टूट टाट कर कैसे खंडहर में बदल गई है। ऊपर से पूजा भी तो नहीं होती है वहाँ, फिर उस जगह को रखने का क्या फ़ायदा दादा? देखो एक बात समझ लो, ये गुड़िया मेरे लिए लक्की है, मैं इसे बिल्कुल बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। बेटा हमारी बात मान, ये अच्छी नहीं है। ये तो का देही, तो का बहुत देही, दो हाथ भर के देही, मगर फिर बच्चा का खून मांगी और उससे प्यास बुझाई। और अगर बच्चा का खून न मिले तो तोहरा परिवार को बर्बाद कर दे ही। दादा अच्छा एक बात कहना था तुमसे। बिट्टू की तबीयत खराब है। बिट्टू मेरे मामा के लड़के का बेटा था। उन लोगों की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने अपने घर का निचला हिस्से के 2 कमरे उनको रहने के लिए दे दिए थे। बिट्टू उन्हीं का बेटा था। अभी 2 साल का ही था, मगर ऐसी पटर पटर बातें करता था कि किसी का भी दिल जीत ले। मोमिता तो उसे बहुत पसंद करती थी। उसकी तबीयत खराब की बात सुनकर मैं तुरंत ही गया। आश्चर्यजनक रूप से बेचारे को रात से बुखार है, खांसी भी हो रही है। अब उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं डॉक्टर को दिखा सके, इसलिए मैं ही उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया। कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन देकर बोले ये दवाइयाँ दीजिए, देखते हैं, अगर कंडीशन नहीं सुधरी तो हो सकता है हॉस्पिटलाइज करना पड़े। मैंने अपने भाई से कहा तू चिंता मत कर, जो भी इलाज का खर्चा आएगा मैं दूंगा, अच्छे से इलाज कराएंगे। अगले दिन एक और चमत्कार हो गया। साइट पर काम चालू हो गया था। जंगल वगैरह साफ करके ज़मीन की खुदाई हो रही थी। मैं अचानक ही वहाँ पहुँच गया। मंदिर के पास की खुदाई करते करते एक छोटा सा संदूक निकला। आश्चर्य था। संदूक खोलकर तो मेरी आंखें जैसे चमक उठी।
संदूक के अंदर देवी के वही पुराने गहने थे जो पिछले 2 पुश्तों से हमारे परिवार वाले ढूंढ रहे थे और नहीं मिल रहे थे। मैं क्या कहूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा था। ज़्यादा बात को बढ़ने न देकर मैंने चुपचाप संदूक अपनी कार में रखवाई। मजदूरों को अच्छे खासे पैसे दिए ताकि वो ये बात किसी को भी न बताएं, और घर लौट आया। घर आकर बिल्डिंग के चौकीदारों से संदूक अपने घर तक पहुंचाया। वहां पहुंचते ही कालू दादा फिर बोल पड़े, बेटा हम तो ऐसे कह रहे हैं, एक गुड़िया को घर से निकाल दे बेटा, ये अच्छी नहीं। कालू दादा क्या कह रहे हो आप? हाँ, आपको पता है आज क्या हुआ? अरे 2 पुश्तों से जो सोने के गहने हमें नहीं मिल रहे थे आज मिल गए हैं। करोड़ों रुपए के गहने हैं कालू दादा, करोड़ों रुपए के। ये गुड़िया लक्की है। कितना लक्की है वो, तुम खुद सोचो बेटा। जाओ नीचे। आज दोपहर में बिट्टू हम सबको छोड़कर चला गया। क्या? हाँ, दोपहर में अचानक उसे खून की उल्टियाँ हो रही थी। तुमको फ़ोन लगाए थे मगर कवरेज से बाहर बता रहा था। तुम शायद उस वक्त साइट में थे। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही वो हमको छोड़कर चला गया। मैं जैसे आसमान से गिरा। बिट्टू का वो प्यारा सा चेहरा मेरी आंखों में नाच गया। मोमिता को कैसे बताऊंगा मैं ये बात? वो तो बेइंतहा प्यार करती थी उससे। मैं दौड़कर नीचे गया। शमशान वगैरह के काम निपटाते निपटाते सुबह हो गई थी। मैं और कालू दादा वापस लौटे। आज खाने का मन नहीं था। मैंने कहा मैं सोने जा रहा हूँ। कालू दादा ने एक बार फिर से कहा, बेटा एक बार और सोच ले। एक गुड़िया को महानदी में डाला। ये सर्वनाशी है। तो को बहुत दौलत पैसा देगी मगर खून मांगेगी। मगर इस बार भी मेरी प्रतिक्रिया कालू दादा के प्रति वैसी ही थी। फिर वो बोले, अच्छा बेटा अब हमका छुट्टी दो, हमार उम्र हो गई है, अपन देश में जाके वहीं रहब। मैं समझ गया। बार बार मुझसे कहने के बाद भी जब मैंने उनकी बात नहीं मानी है तो शायद उनके मन में अभिमान हुआ है और अब वो यहाँ से काम छोड़कर जाना चाहते हैं। मगर उनके चेहरे पर जो डर के भाव थे वो मुझे आश्चर्यचकित कर रहे थे। मैंने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो कालू दादा? आप चले जाओगे तो मेरी देखभाल कौन करेगा? बेटा अब हमसे ना होते सब, हमारी उम्र हो गई है। अच्छा ठीक है, मगर मेरे बच्चे का मुंह तो देखकर जाइएगा। इतने दिन साथ है और बच्चे का मुंह बिना देखे ही चले जाएंगे। उसके बाद मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप यहीं रहिए। मैंने एक बार गुड़िया की तरफ देखा। आश्चर्य, उसकी आंखें जैसे जल रही थी, जैसे उसे बहुत गुस्सा है, अभिमान है कि उसे इस तरह से बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। मगर अगले ही पल, अरे ये सब शायद मेरे मन का भ्रम था। इसके बाद समय आगे बढ़ता रहा। बार बार दादा के कहने के बाद भी मैं गुड़िया को फेंक ना सका, मगर किस अनजाने डर से उसे मोमिता के पास भी नहीं ले जा सका। 1-2 बार और मुझे काम में बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। मैं बेहद खुश था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए भाई की बीवी से मुलाकात हो गई। भाभी मेरा बड़ा सम्मान करती थी। मुझे देखकर अचानक बोली, दादा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उस गुड़िया को फेंक आइए दादा। वो अच्छी नहीं है, उसने मेरे पिट्टू को खा लिया। अब कहीं मोमिता के बच्चे को। बेचारी पुत्र शोक में पागल सी हो गई है।
मैंने कहा भाभी आप तो पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, हाँ आपके दिमाग में भी कालू दादा ने ये सब बातें भर दी। मैं न जाने किस मोहपाश में बन गया था उस गुड़िया को लेकर। इतने सारे लोगों के समझाने के बाद भी मैं उस गुड़िया को छोड़ने को तैयार नहीं था। मगर अब लगता है काश मैंने सबकी बातें मान ली होती। तो उस दिन दोपहर में अचानक मेरी सास का कॉल आया, मोमिता बाथरूम में गिर गई है, उसे हॉस्पिटल में ले गए हैं। मैं दौड़ता भागता हॉस्पिटल पहुंचा। कालू दादा भी मेरे साथ थे। उस वक्त मोमिता ऑपरेशन थिएटर में थी। 1 घंटे बाद डॉक्टर लौटे, मगर बुरी खबर के साथ। मोमिता की जान तो बच गई, मगर बच्चा मिसकैरेज हो गया। मैं निढाल कदमों से हॉस्पिटल के बाहर वाले गेट की तरफ लौट रहा था और तभी मैंने देखा कालू दादा वहां खड़े खड़े जैसे कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। जय काली तोहरा पाव पड़ो, मोर कृपा निधान, जय हनुमान। मुझे देखते ही बोले, बेटा हम तो उसे कह रहे ओ गुड़िया को अपन घर से निकाल दे, ओ खून पीवत है, बच्चन का खून पीवत है, देख अपन नज़र से का हुई गवा। परिस्थितियों को देखकर मेरा विज्ञान का ज्ञान हवा में उड़ गया था। मजबूरी में मैं उस गुड़िया को घर से निकालने को तैयार हो गया। महानदी हमारे शहर से काफ़ी दूर है। मैं अकेले ही जाने वाला था, मगर कालू दादा ने कहा वो भी साथ आएंगे। मगर इतने दूर के सफ़र में उन्हें ले जाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए अपने दोस्त अभिनव को मैं साथ ले गया। रास्ते में जाते जाते उससे बातें हुई और मैंने गुड़िया के बारे में सब कुछ बताया। अभिनव हंस पड़ा। तू साइंस के जगत में ये सब बातों पर विश्वास करता है? अरे मोमिता भाभी बाथरूम में फिसल गई थी, इस वजह से मिसकैरेज हुआ। उसमें इस गुड़िया का क्या दोष? दिखा जरा गुड़िया। मैंने एक बड़ी सी पन्नी मुँह से लपेट कर रखा था, निकाल कर उसे देखते बोला, ओ वाओ, वो आज क्यूट डॉल यार। और तू इसे, अच्छा तुझे नहीं रखना ना, ये मुझे दे दे, मेरी बेटी खेलेगी इसके साथ। वो तो पागल हो जाएगी ऐसे इंसानी कद की डॉल देखकर। कब से मुझसे कह रही है ऐसी डॉल ला कर देने के लिए, मगर मार्केट प्राइस जो है, मेरी तो औकात नहीं हो रही खरीदने की, और मुफ्त में ये मुझे मिल रही है। उस दिन पता नहीं क्या सोचकर मैंने डॉल अभिनव को दे दी। आज फिर सोचता हूं काश मैंने वो डॉल उसे नहीं दी होती। अगले दिन अचानक अभिनव का फोन आया। उसने कहा उसका एक बहुत बड़ा प्रमोशन जो रुका हुआ था वो हो गया है। खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा था वो, और मेरा दिल जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। काली बंगा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसके बाद 2 और बिजनेस प्रॉफिट अभिनव को हुए। मैंने उसे आगाह किया, अभिनव गुड़िया को अपने बेटी के पास से हटा दे। अभिनव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी कैसी है तेरी बेटी? मेरी बेटी को क्या होगा यार, अच्छी खासी है, गुड़िया के साथ खेलते रहती है रोज। इधर धीरे धीरे मोमिता भी ट्रॉमा से बाहर आ रही थी। हम फिर से कंसीव करने की कोशिश में लगे थे। एक दिन अचानक सुबह अभिनव का फोन आया। उसकी बेटी राजी अचानक खून की उल्टियां करने लगी थी। मैं हॉस्पिटल भागा। डॉक्टर ने हर तरह के टेस्ट किए, मगर कुछ भी नहीं समझ पाए कि आखिर बीमारी का कारण क्या था। शाम तक राजी हम लोगों को छोड़कर जा चुकी थी। मैंने अभिनव से कहा, मैंने तुझसे कहा था अभिनव उस गुड़िया को घर में मत रख। मैं तुरंत ही अभिनव के साथ उसके घर गया और वहां से गुड़िया ले ली। अब की बार कालू दादा भी मेरे साथ गए। हम दोनों महानदी के किनारे पहुंचे और गुड़िया को मैंने फेंक दिया महानदी के उफनते पानी में।
कालू दादा ने कहा था फेंकने के बाद मुड़कर उस तरफ नहीं देखना है, बल्कि सीधा चले आना है। इस वजह से मैं ये नहीं देख सका कि गुड़िया पानी में गिरी थी या पास ही के एक पेड़ में फंस गई थी। खैर, जो भी हो, हमारी जिंदगी से बला टली। हालांकि ये बला बहुत पहले मुझे टालनी थी तो 3 जानें बच जाती। कुछ ही महीनों बाद मौमिता फिर से कंसीव कर चुकी थी। अब की बार बहुत संभाल कर मैं उसकी देखभाल कर रहा था। उस दिन मौमिता का भाई आया था अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेकर। बहुत सारे खिलौने, बच्चों के फोटो और बहुत कुछ लेकर आया था। इस बार मेरी सास मेरे यहाँ आकर रह रही थी। मैंने घर के सारे बाथरूम वगैरह को ऐसा करवा दिया था कि कहीं भी पानी ना रुके, कहीं भी स्लिप होने का डर ना हो। मैं किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं लेना चाहता था। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटा तो मेरा साला जा चुका था। सास बैठे बैठे टीवी देख रही थी और मौमिता अपने भाई के लाए हुए गिफ्ट्स खोल रही थी। बिस्तर के ऊपर पड़ा था एक आदम कद गुड़िया, सर से टकला, मुस्कुराता हुआ। मुझे देखते ही मौमिता बोली, अरे तुम आ गए? देखो मेरे भाई ने मेरे लिए कितनी सुंदर गुड़िया लाई है। देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक छोटा सा बच्चा है ना? देखो टकलू सा बच्चा। बच्चे को गोद में लेकर वो प्यार करने लगी और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे काली बंगा मुझे देखकर निश्चल हंसी हंस रहा है, मगर उसकी उस निश्चल हंसी में मेरे पराजय की और उसके जीत की आवाज है।